मिर्ज़ा आपकी खिदमत में। हम आपको बताते चलें कि यूक्रेन की जंग जो है वो जारी है, जिसे वॉर ऑफ यूक्रेन कह रहे हैं, जिसमें रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया था और हमने इस सिलसिले में कई प्रोग्राम भी किए और ख़ुद मुतअद्दिद मज़ामीन हम यूक्रेन के ऊपर जब से ये कशीदा सूरत हाल आई है उस वक्त से लेकर अब तक हम लिख रहे हैं। आप ताज़ा तरीन भी आप देख सकते हैं जंग के उसमें संडे मैगज़ीन के उसमें हमने पूरा तजिया पेश कर दिया है कि जंग की सूरत हाल क्या है। पाबंदियाँ जो वेस्ट की तरफ से लगाई गई हैं रूस के ऊपर, वो रूस के ऊपर किस तरह असरअंदाज हो रही हैं, सदर प्यूटिन की पॉलिसियों के ऊपर किस तरह असरअंदाज हो रही हैं और आलमी तौर पर किस तरह असरअंदाज हो रही हैं। हमने उसमें तेल का भी जिक्र किया, सोने का भी जिक्र किया, गंदम का भी जिक्र किया, हजिए के कुकिंग ऑयल तक का जिक्र किया हमने। गैस के असरात जो कि रूस सबसे ज़्यादा यूरोप को सप्लाई करता है, यूरोप की अपनी सूरत हाल के बारे में कही। तो हम थोड़ी सी अब बात करेंगे कि इस वक्त सबसे पहले तो हम बता दें कि आपको जंग क्या है। इस वक्त भी जबकि हम आपसे ये बात कर रहे हैं रूस जो है वो अपने हमले जो है वो यूक्रेन पे जारी रखे हुए है और मुख्तलिफ़ शहरों के ऊपर बड़ी शदीद बमबारी की है, जिनकी तस्वीर आप मेन स्ट्रीम मीडिया के टेलीविज़न और अखबारात में देखते रहते हैं। तो बता दें कि ये फिर एक बहुत बड़ी तादाद जो लाखों के अंदर है, कहा यह जाता है कि तकरीबन 20 लाख अफराद जो हैं वो कोई महाजरीन जो हैं यूक्रेन के, वो यूरोप के मुख्तलिफ़ शहरों में पनाह ले चुके हैं, जिनमें हंगरी, पोलैंड वगैरह जो नज़दीकी शहर हैं वो सबसे ज़्यादा जो हैं वो इफ़ेक्टिव हैं। तीसरी बात यह है कि यूरोप के तकरीबन तमाम मुल्क जो हैं वो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर की मदद की है, यूरोप के ममालिक भी मदद कर रहे हैं उनकी। लेकिन पहले हम ये बताते चलें कि ये हमले जारी हैं और उनके जो प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की यूक्रेन के, वो ज़बरदस्त किस्म की मज़ाहमत कर रहे हैं। उनका बड़ा अच्छा इमेज निकला है, एक मज़ाहमती इमेज है, वो रोज़ाना एड्रेस करते हैं, रोज़ाना सूरत हाल वो कहते हैं कि मैं किसी सूरत में भी झुकने के लिए तैयार नहीं हूँ, हम रेजिस्ट करेंगे। वो तनकीद भी करते हैं, नेटो पे भी तनकीद करते हैं, नो फ्लाई जोन का भी मुतालबा कर चुके हैं जो कि नेटो ने एक्सेप्ट भी नहीं किया। लेकिन यूक्रेन वो और बहुत सारी बातें भी करते हैं, लेकिन उनका एक अच्छा इमेज निकला है कि वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मज़ाहमत करें। 4.5 करोड़ अफराद हैं से कुछ कम हैं यूक्रेन के अंदर और रशिया की आबादी जो है वो 14 को दुनिया की सबसे ताकतवर अफवाज में होती है। 4,000-4,500 उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, बेहतरीन किस्म की उनके पास आर्मी है और बहुत ट्रेंड वो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती है। बाकी में अगर वो वेरियस किस्म के फ़ौजी ऑप्शन इस्तेमाल करें तो लोग अक्सर फ़ौजी तजिया निगारों का कहना है कि उनके लिए यूक्रेन के ऊपर कब्ज़ा करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। वेस्ट भी ये बात जानता है। तमाम नेटो ने भी कोई दखलंदाजी नहीं की, अच्छा किया, क्योंकि वेस्ट का और अमेरिका का दोनों का यह कहना था कि अगर वेस्ट ने दखलंदाजी की तो कहीं वर्ल्ड वॉर जैसी ना हो जाए। और आपको याद होगा कि सदर प्यूटिन ने एक दफ़ा ये भी कहा था कि हम जिस अगर ये दखलंदाजी की गई तो हम सख्त तरीन इक़दाम करेंगे। तो उन लोगों ने इस बात से ताबीर किया कि वो शायद न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की धमकी दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कोई ये सोच भी नहीं सकता कि न्यूक्लियर ऑप्शन जो है या वेपन्स का इस्तेमाल करे। इस वक्त बातचीत जो है वो तीसरा या चौथा दौर चल रहा है यूक्रेन और रशिया के दरमियान। उनके वफूद फॉरेन मिनिस्टर की सतह में मुलाकात करें, लेकिन अभी तक नताइज बरामद नहीं हुए, जंग भी जारी है। दूसरी तरफ सालिस जो है उन्होंने, आपको याद होगा इसराइल के जो वज़ीर आज़म थे वो नफ्ताली बेनेट वो आए थे, उन्होंने उनसे भी मुलाकात की थी, रूस के सदर से, फिर वो जर्मनी आए थे, फ्रांस के से टेलीफोन पे अमेरिका से बात की थी, उसके भी ठोस नताइज उसी फ़ौरन अभी तक तो सामने नहीं आए। लेकिन अब तुर्की जो कि हमारा ख़ुद बहुत दोस्त है, उसके सदर एर्दोगान जो है उन्होंने किया। आपको याद होगा कि तुर्क उस्मानी खिलाफत के ज़माने में यूक्रेन जो था वो तुर्की के बहुत करीब था और वो उन इलाकों में से था जिनके ऊपर तुर्की ने कब्ज़ा भी किया था। तो यूक्रेन और रूस की जंग के मुताबिक सदर प्यूटिन से उन्होंने टेलीफोनिक गुफ्तगू की है, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा गुफ्तगू की है और उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की है कि सीज़ फायर हो जाए। लेकिन अब बताया ये जाता है कि सदर प्यूटिन ने अपनी शराइत जो है बड़ी वाज़ेह कर दी हैं तो सदर के सामने। जो उनके मुशीरान थे उन्होंने ये बात कहा, जिनमें सहाफ़ियों से इंटरव्यू हुआ, उन्होंने बताया कि उनकी सबसे अहम तो शर्त यही है कि एक कि यूक्रेन जो है अपने आप को न्यूट्रल डिक्लेयर करे और ये अंडरटेकिंग दे कि वो नेटो में कभी शामिल नहीं होगा।
पहली बात ये सबसे मेन शर्त थी। आपको याद होगा ये कहते थे कि नेटो जो है अगर इधर आ गया तो उनके बॉर्डर। दूसरी उन्होंने ये कहा क्रीमिया को की इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर लिया जाए और वो रूस में शमूलियत को। और तीसरी उन्होंने यूक्रेन की डीमिलिटराइजेशन, फिर डीनाजिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये वो चीज़ें नहीं हैं जो कि ठोस हों, ये असली चीज़ है। असल एक और बात भी है कि रूस के ऊपर जो वेस्ट की इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगी हैं उसने भी बहुत ज़्यादा रूस को हिला कर रख दिया। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बाकी छोड़ें तेल वगैरह, कि जो रूस के जो 90% जो कमर्शियल जहाज़ों का जो फ्लीट है वो लीज़ के ऊपर है, दूसरी कंपनी से जो कि दूसरे मुल्कों की हैं उनसे उन्होंने लीज़ के ऊपर वो जहाज़ लिए हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि जी आप पाबंदियों के बाद ये जहाज़ फौरी तौर पर वापस कर दें। अगर रूस फौरी तौर पर ये वापस कर देता है तो इसका मतलब है 90% तो उसका कमर्शियल फ्लीट जो ख़त्म हो जाएगा, उसका राब्ता सारी दुनिया से कट जाता है। लेकिन अभी मालूमात के मुताबिक, इत्तलात के मुताबिक रूस ने वो पेश की है, करारदाद पास की है उन्होंने, सदर पुतिन ने उसके बाद दस्तखत भी कर दिए हैं कि वो लीज़ जो है वो उसके पैसे जो हैं वो फ़िलहाल डिले करेंगे, बाद में वो करेंगे। तो अब ये फ्लीट इनका रह जाएगा, जहाज़ तो उनके पास ही रहेंगे, वो जो उन्होंने दूसरे मुल्कों से लीज़ के ऊपर लिए हैं, उनके जहाज़ नहीं हैं वो रूसी जो कमर्शियल एयरलाइन है उनकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बाहर नहीं चला सकेंगे, क्योंकि जैसे ही वो किसी बाहर मुल्क में जाएंगे तो चूँकि उन्होंने पैसे अदा नहीं किए तो वो एयरलाइन जो है उसके ऊपर कब्जा कर लिया। आपको याद होगा पाकिस्तान के साथ ऐसा केस जो है मलेशिया के अंदर हुआ था, जब PIA ने एक कर्जा अदा नहीं किया था एक कंपनी का, तो उसने कहा कि ये हम कब्जा करके हमें दे दिया जाए, तो वहाँ काफ़ी अर्से तक रुका था, फिर पाकिस्तान ने पैसे अदा। तो ये सूरत हाल रूस के साथ हो सकती है कि उसके जहाज़ अब अगर बाहर जाते हैं उन कंपनीज़ के जो उसने लीज़ के ऊपर लिए हैं और जिनकी किस्तें वो उसने अभी तक अदा नहीं की और वो पैसे मांग रहे हैं, तो अगर किस्तें अदा करते हैं फिर तो मामला ख़त्म हो गया। अगर किस्तें अदा नहीं करते और आप अपना जहाज़ लेके जाते हैं तो भाई यकीनी बात है कि वो वहाँ पर कार्रवाई करके और ऐन मुमकिन है कि उन जहाज़ों पर कब्जा कर लें या कोई और कार्रवाई करें जिसके बाद वो इंटरनेशनल फ़्लाइट जो हैं वो। तो ये एक हमने बताया इक़्तिसादी पाबंदियों का। ताहम जो असली बात है वो ये है कि यूक्रेन और रूस के दरमियान सालिसी भी हो रही है, आपस में मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और लोगों की भी ये ख्वाहिश है, और शायद अब रूस शायद ही नहीं बल्कि यकीनी रूस के लोग भी चाहते होंगे और यूक्रेन के लोग भी चाहते होंगे कि इस जंग से निजात पाई जाए और किसी तरह फिर दोबारा सीज़फायर हो और अमन कायम हो। उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो हो, लेकिन ये हलाकतें, ये शहरों की तबाहियाँ जो हैं ये ख़त्म हों। और ख़ास तौर पे ये जो इक़्तिसादी असरात सारी दुनिया के ऊपर पड़ रहे हैं। आलमी बैंक ने, जैसे हमने आपको बताया था, उन्होंने कहा कि 5 से ऊपर की ग्रोथ रेट आलमी शो की थी उन्होंने, लेकिन अब उसे उन्होंने गिरा के 4.4 तक कर दी है कि आलमी पहले ही वो जो वबा थी, आलमी वबा कोरोना, उसकी वजह से कितने असरात पड़े थे 2 साल तक, तो इसकी वजह से अब इस जंग की वजह से नए सिरे से असरात, तो ये लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए भी अच्छा नहीं है। तो यकीनी बात है कि सबकी ख्वाहिश यही है कि ये जंग जो है किसी तरह ख़त्म हो और इसके असरात भी ख़त्म हों, यही सबसे वेलकम स्टेप है। लेकिन देखिए जंग ही होती है और जो उसके अहदाफ जो हैं वो तयन करने वाले रशिया की तरफ से सदर पुतिन है और मुज़ाहमत करने वालों की तरफ से सदर ज़ेलेंस्की है। बाकी जो सारे सालिस हैं और उन्हें कन्विंस ही कर सकते हैं।